हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के पक्ष में दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। नंबर फर्स्ट है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर सेकंड है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। तो नंबर फर्स्ट है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 में जो है अपने प्रयोगों द्वारा दर्शाया, जिसमें उन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बैक्टीरिया के अंदर स्थानांतरण के ऊपर जो है अपने प्रयोग किए। उन्होंने अपने प्रयोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पर किए थे, जिसके द्वारा जो है चूहों में न्यूमोनिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो होता है उसके दो अलग अलग स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। एक तो है वायरुलेंट स्ट्रेन S3 और दूसरा है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन R2। वायरुलेंट स्ट्रेन S3 जो होता है उसके बाहर एक कैप्सूल पाया जाता है और यह कैप्सूल जो होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, इसलिए इसकी सरफेस जो है स्मूथ हो जाती है। नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन R2 जो होता है उसकी सरफेस पर जो है लाइपोपॉलीसैकेराइड का कैप्सूल नहीं पाया जाता है। तो वायरुलेंट स्ट्रेन जो होता है उसके द्वारा ही चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न होता है और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के द्वारा चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात ऐसे स्ट्रेन जिसमें जो है कैप्सूल पाया जाएगा बाहर उसके, यानी S3 के बाहर कैप्सूल पाया जाता है, तो वही इसमें रोग जनक के रूप में कार्य करता है। जब R2 जो है जिसके ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड का कैप्सूल नहीं पाया जाता है, अतः इसके द्वारा चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग जो किए थे उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी की S स्ट्रेन यानी वायरुलेंट स्ट्रेन का इंजेक्शन जब चूहे के अंदर लगाया तो उन्होंने देखा कि चूहे की मृत्यु हो जाती है और चूहे की बॉडी से जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी S3 स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जो है रिकवर होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में डिप्लोकोकस न्यूमोनी की R2 स्ट्रेन का इंजेक्शन जब चूहे में लगाया तो उन्होंने देखा चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है और न ही चूहे की मृत्यु होती है। उसके बाद उन्होंने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में S3 स्ट्रेन को हीट किल्ड कर लिया। हीट किल्ड करने के बाद में उसका इंजेक्शन जो है चूहे में लगाया और उन्होंने देखा चूहे की मौत नहीं होती है, ना ही चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। कब? जब S3 को हीट किल कर लिया, यानी उसको जो है उच्च तापक्रम के द्वारा मार करके उसका इंजेक्शन जब चूहे में लगाया तो उसमें निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता। उसके बाद उन्होंने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया कि S3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया को तो हीट किल कर लिया और R2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जीवित को लेकर के दोनों को मिक्स करके उसका इंजेक्शन जो है चूहे में लगाया तो उन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात जो है चूहे की मृत्यु हो जाती है और जो है चूहे की बॉडी से S3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया भी रिकवर होते हैं। तो जिससे जो है ग्रिफिथ ने यह अंदाजा लगाया कि S3 स्ट्रेन से कोई ऐसा पदार्थ हीट किल्ड S3 स्ट्रेन से कोई ऐसा पदार्थ जो है R2 में स्थानांतरित हो जाता है जो R2 को S3 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट में जो है ग्रिफिथ ने माउस में S स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया तो
माउस की डेथ हो जाती है। सेकंड में R2 स्ट्रेन का माउस में इंजेक्शन लगाया तो माउस जो है चूहे की मृत्यु नहीं होती है। और उसके बाद में हीट किल्ड S3 स्ट्रेन का इंजेक्शन जब चूहे में लगाया तो देखा उसमें से भी चूहे की मृत्यु नहीं होती है। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या किया, S3 स्ट्रेन को तो हीट किल कर लिया और R2 को जीवित लिया, दोनों को मिक्स करके जब चूहे में इंजेक्शन लगाया तो ये देखा कि चूहे की मृत्यु हो जाती है और चूहे के बॉडी से जो है S3 स्ट्रेन का बैक्टीरिया भी रिकवर होता है। इससे ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि S3 स्ट्रेन से कोई ऐसा पदार्थ R2 स्ट्रेन में स्थानांतरित हो जाता है जिससे R2 स्ट्रेन जो है S3 में कन्वर्ट हो जाता है जब S3 को अपन हीट किल करके उस R2 के साथ उपयोग में लेते हैं तो। लेकिन ग्रिफिथ ने यह नहीं बताया कि वह पदार्थ DNA ही होता है। उसके बाद में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स को आगे जो है एवेरी, मैकलियोड तथा मैकार्थी ने 1944 में रिवाइज किया और जिसमें उन्होंने क्या किया कि S3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया से विभिन्न रासायनिक कंपोनेंट्स को अलग कर लिया, जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, DNA है, RNA है, और उनको अलग करने के बाद में R2 स्ट्रेन का संवर्धन किया और उस संवर्धित में इन अलग किए गए रासायनिक पदार्थों को, कंपोनेंट्स को उसमें मिक्स करके उसको ग्रो किया। तो उसमें उन्होंने देखा कि DNA ही वह रासायनिक पदार्थ था जिसके द्वारा R2 को S3 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं, ये R2 जो है डिप्लोकोकस निमोनिया की स्ट्रेन को एक जो है उसको संवर्धित किया और इसके साथ में DNA का एक्सट्रैक्ट वहाँ से लिया, S3 से लिया और इन दोनों को मिक्स करने के बाद में इनको ग्रो होने दिया। ग्रो होने के पश्चात ये देखा कि उसमें संवर्धन माध्यम में एक तो R2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ जो है कोशिकाएं S3 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की भी डेवलप होती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि DNA एक्सट्रैक्ट का जिन बैक्टीरियाओं ने यूज़ किया अपने डेवलपमेंट में या जिन नई संतति के निर्माण में, उनमें जो है R2 स्ट्रेन को S3 में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि DNA एक्सट्रैक्ट का उसमें यूज किया गया। तो DNA ही इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। एवेरी, मैकलियोड तथा मैकार्थी ने निष्कर्ष निकाला कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर दो कंक्लूजन किए। एक्टिव फैक्टर DNA होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है और S स्ट्रेन में जो है एक्टिव फैक्टर पाया जाता है, तो वह एक्टिव फैक्टर DNA के द्वारा ही स्थानांतरित होता है। तो इस तरह से इन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, हर्शी एंड चेज के द्वारा दिया गया। इसको अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस